ने ये बात जो है, ये बात कही है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये छोटी बात नहीं है, लेकिन मुल्क इस तरह से नहीं चल पा रहा, लेकिन ये और नहीं चलेगा। ये बात तजिए और इंफॉर्मेशन के दरमियान की ही बात है। और अभी जो है कोई शक्ल सामने बन नहीं पा रही। लेकिन आप शेख रशीद साहब को देखें, आप चौधरी फवाद साहब को देखें, आप इमरान इस्माइल साहब को देखें, गवर्नर सिंध को, और मुस्लिम पीटीआई के अंदर बहुत से करैक्टर, बहुत से किरदार और बहुत से पॉलिटिकल फिगर जो है, उनकी कोशिश ये है कि आसिफ अली जरदारी के साथ इमरान खान का डिस्टेंस जो है वो कायम रहे या थोड़ा सा बढ़ जाए ना। वो सबोटाजर है, सबोताज कर रहे हैं इस तजवीज को। मैं अब बहुत ज्यादा खुल के नहीं कह सकता। मैंने कहा कि ये खबर है। देखिए, हमारे यहाँ जो इदारे हैं ना, उन भी मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाता है, और वहां भी 2 या 3 सोचें मौजूद होती हैं। एक सोच ये है, अब पीटीआई का एक हल्का है जो ये चाहता है कि ये बात इस तरफ ना जाए। अगर सदर मुमलकत होगा आसिफ अली जरदारी और वजीर खारजा होगा बिलावल भुट्टो जरदारी, तो वो कहाँ होंगे? वो तो इस वक्त भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जो लोग आप कह रहे हैं, उसके अलावा भी हैं बहुत सारे लोग। जिस वक्त जरदारी साहब आ जाएंगे और ये हुकूमत हिलेगी नहीं, कांपेगी नहीं, और मजबूत हुकूमत होगी, तो फिर मामलात और तरह से देखना, और कई लोग अहम नहीं रहेंगे। अच्छा, लेकिन बात यह है कि जो अवाम की ताकत है, जो अवाम की मकबूलियत की ताकत है, जिसे अवाम की ताकत कहते हैं, अवाम की ताकत जो है वो इदारों को भी मजबूर करती है कि वो उसके मुताबिक फैसला करें। वही कुव्वत है जो उन्हें इस तरफ लाती है कि रास्ता निकालो। अगर रास्ता नहीं निकालेंगे, वो बात जो आज आसिफ अली जरदारी ने खुल के कह दी है और इमरान खान ने पहले कह दी थी, इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन। अच्छा, अब बात यह है कि जो उनका मैंडेट है, जरा 2018 के इंतखाबात का जो जुलाई का जो मैंडेट है, उस मैंडेट को अगर आप गौर से पढ़ें तो उस मैंडेट में इमरान खान को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार वजीर आजम नहीं बनाया गया। उस मैंडेट का जबर यह है, तो ये वही होने जा रहा है जो बनाया गया है, वही कुछ होने जा रहा है। इमरान खान के साथ हैं इदारे, सब है, मामला नहीं चल रहा। असद उमर रोज गलती करते हैं। असद उमर जो हैं, उनसे बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, हो रही हैं। मैं ये समझता हूं कि जब वो लिखा जाता है ना, रियासत क्या मुगलिया दौर के जवाल के असबाब, तो उनमें कुछ करैक्टर होते हैं। कोई मीर जाफर बनता है, कोई मीर सादिक बनता है, कोई फलां बनता है। देखिए, असद उमर जो है, मुझे बहुत इज्जत है उनकी, रेस्पेक्ट है, लेकिन हकीकत यह है कि मुल्क का ये खजाना एक ऐसी चीज है जो नहीं चल पा रहा, और उसकी वजह से मुल्क नीचे जा रहा है। अच्छा, अब गौर करें तो जो इंतखाबात से पहले की सूरत हाल थी कि सेनेट के अंदर पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने मिलकर चेयरमैन मुंतखब किया। अब पीटीआई का प्रॉब्लम यह है कि पीटीआई ने अगर इस मुल्क पे हुक्मरानी करनी है तो उसको कानून साजी करनी पड़ेगी। जैसे वो कह रहे हैं कि ताजरों को बिजनेस, आपने मियां शहबाज शरीफ को क्यों बनाया पीएससी का चेयरमैन? आपने इसीलिए बनाया कि आपने कानून साजी करनी। क्यों एक वजीर को, नाम ना लेना, हमारा भाई है, दोस्त है, बेटा है, भतीजा है, इसलिए बाहर किया कि खुद चेयरमैन नहीं रह सकते थे। उस सेनेट को भी काबू करना। कैसे काबू हो सकती है? ऐसे काबू हो सकती है कि पीपल्स पार्टी आए उसमें, ताकि रोज ये कजिया ना हो। नहीं, 2 चांस है। आप पीपल्स पार्टी आए, या मियां नवाज शरीफ आए, या शहबाज शरीफ यानी मुस्लिम लीग नून आए, क्योंकि जो पब्लिक मैंडेट का जबर है, अवाम की जो मैंडेट दिया है, उसके अंदर ये राज पिन्हा है कि इमरान खान अकेले। शहबाज शरीफ बन गए पीएससी के चेयरमैन। वो अब आज उन्होंने पाए भी खाए हैं, और भी कुछ एक किस्म की डिशें खाई हैं। तो क्या है, वो कहां बंद है, कहां उन्हें रखा हुआ है? जेल में जाने के बाद
उन पे कौन सी पाबंदी है? आज जो फोटोग्राफर वाला वाकया हुआ, बस उन्हें वाकई असम्बली में आप नहीं ले जा सकते अपने, पहले भी नहीं। अच्छा, आज हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट करेंगे पाबंदी लगे, ऐसे नहीं है, पहले भी पाबंदी है। आप ये देखें कि वो फोटोग्राफर गिरता है, अच्छा, और उसके बाद जब वो चाहते हैं वो अपना वापस दे देते हैं, वो गार्ड दे देते हैं, FIR हो जाती है, और मियां नवाज शरीफ मजम्मत कर देता है, और बात टाइम फिश। अच्छा खुशनुदी खान, आज की जो वाकया है आसिफ अली जरदारी साहब, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू वो है जो आपने जिक्र किया, और दूसरा पहलू ये है कि पब्लिक ओपिनियन की बुनियाद पर मुंतखब होने वाला या उनकी ओपिनियन रखने वाला आसिफ जरदारी और इदारों के दरमियान भी एक लड़ाई और कशिश, आप मुझे सवाल का जवाब दे दो, इदारे कहाँ खड़े हैं और आसिफ जरदारी? जरा कायरा को सुन लें आप। अगर सिंध जो है, पहले मुझे बात कर लें, अगर सिंध जो है वहां 70% हमारी गैस पैदा हो रही है, अगर सिंध सूबा अपना हक ना मिलने पर गैस बंद कर दे तो आप कहां खड़े? आइन का आर्टिकल 18 उसकी इजाजत देता है। 18 ये जो बात कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब, वो यही बात कर रहे हैं कि ये मुझसे वो वापस लेना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं देता। लेकिन 18 अमेंडमेंट में आसिफ अली जरदारी ने बहुत से कमाल दिखाए हैं। आपको एक कमाल एक है, इसके अलावा भी बहुत से कमाल है, वो बहुत बारीक आदमी है। अच्छा, जरा कायरा साहब का बयान बताएं ताकि हमारे कायरीन को समझ में आए कि इदारों के दरमियान भी एक हल्की सी कशमकश जारी है जिसने अल्टीमेटली आगे जाके तय होना है। हमारी क़यादत के खिलाफ इन्वेस्टिगेशनें शुरू हुई है, हमने कभी उसके लिए कोई रिलीफ नहीं मांगा। हम कह रहे हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं बुनियादी तौर पे उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पीपल्स पार्टी से तो आज से 15, 20, 30 साल पहले के हिसाब भी पूछे जा रहे हैं, हम देंगे। लेकिन जो आपके अपने साथी हैं, जो आपके अपने वज़रा हैं, जो आपके हुकूमत के मेन लोग हैं, उनके ऊपर जो आपके इत्तेहादियों के ऊपर इल्जाम है, उनकी इन्वेस्टिगेशनें जारी हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर लोगों को गिरफ्तार ही करना है तो फिर उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? अच्छा, कायरा साहब जो हैं वो इदारों पर, जो इस मुल्क के इदारे हैं, उन्होंने तो इदारे नहीं, उन्होंने सीधी नैब की बात की है जिसके लिए पकड़ रहे हैं। वो कहते हैं महमूद खान आता है, वो वापस जाता है, मैं आखिरी दफा आया हूं, मुझे नहीं पकड़, मुझसे कोई चीज नहीं चाहिए उन्हें। कि आपके लोग जो हैं वो आते हैं, वो तो ड्राई क्लीन होके वापस चले जाते हैं, और आप शहबाज को लाते हैं, आप साद को लाते हैं, आप और जितने लोगों को लाते हैं इंक्वायरी के लिए लाते हैं, और आप गिरफ्तार कर लेते हैं। वो कह रहा है नैब ठीक काम नहीं कर रही। नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि इदारों पर दबाव डाल के इदारों को जो है वो मजबूर किया जा सकता है कि वो करें जो वो नहीं कर रहे? इदारों को नहीं, वो नैब की बात कर रहे हैं। मैं ये बात कर रहे, जरा सुन ले, सुन ले। वो कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं आइन की हदूद ये नैब को निशाना बना रहे हैं, और ये कामयाब है उसमें। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, आहिस्ता आहिस्ता नैब अलूफ होती जा रही है, पॉलिटिकल जो हमायत है वो उससे दूर होती जा रही है, और चीजें खुल गई हैं। अब कुछ ऐसा नहीं है कोई समझता है मैं फलां चीज छुपा लूंगा, तो वो छुपती नहीं है। अब तो हर चीज वाजे है, लिहाजा पीपल्स पार्टी ने वहां, यानी आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो बात करें उनसे। उन्होंने तो सीधा कहा कि आप मुझे फलानी तरमीम खत्म कराना चाहते हो, पर मेरी पार्टी नहीं मानेगी, मुझे बना भी लो। देखो, 18वीं तरमीम में आपने कहा कि वो गैस पे और जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उसका मालिक बना जो दिया, पैदा करता है सूबा, उसका हक नहीं है, उसे आप देते नहीं, उसकी गैस बंद कर देते हो। और ये कह के कि जी वो तो खराबी पैदा हो गई, और वो कोई खराबी नहीं थी, कुछ नहीं था। उस दिन जो शाहिद खान ने कहा उनका हक है, वो हक तो वो होता है जो आइन में लिखा हो। आसिफ अली जरदारी ने वो आइन में लिखवा दिया, और आइन में ये भी तय कर दिया कि जो फेडरल टैक्सेस हैं, जो फेडरल इनकम है, आमदन है, उसका 60% सूबों को चला जाएगा, सेंटर के पास रहेगा। तो रो क्या रहे हैं ये मरकज वाले, यही तो रो रहे हैं कि फंड नहीं रहे, फंड सारे सूबों को दे दिया जरदारी ने। लेकिन जरदारी साहब ने कमाल किया, मैं कहता हूं सूबों को दिला दिया, मरकज वाले कहते हैं वो वापस लाओ। आप मुझे एक और बात बताएं, अफवाज पाकिस्तान जो है, हाँ, वो तो पूरे पाकिस्तान की है ना, हाँ, अच्छा, उसकी जरूरतें भी हैं, विफाक है, और इंडिया के साथ और अफगानिस्तान के साथ भी खुदा न खास्ता हम बहुत तसादुम में हैं, या
कुछ हालत जंग में है, हाँ तनाजे में है। अब उन्हें पैसा चाहिए, लेकिन 60% तो वहां चला गया। सुबह तो छीन नहीं सकते आप। देखिए ना, इस पे तो बात होगी ना, असल में इस पे बात हो रही अच्छा है या होगी। अच्छा, जो इंतखाबात कराने की जो धमकी, तो मैं नहीं कहूंगा धमकी से नीचे, ये तो जो आज देखा, आसिफ जरदारी अगर मामला नहीं तय होता, पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग में से कोई इत्तेहादी नहीं बनता, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो नया इलेक्शन कराएंगे, और नया इलेक्शन कराएंगे तो रिजल्ट मुख्तलिफ होंगे। भाई बात यह है कि क्या नया इलेक्शन आसिफ अली जरदारी अपने जोर पर, अपनी पॉलिटिकल पावर के जोर पर, लोगों को सड़कों पे लाने के जोर पर, अपनी हुकूमत के जोर पर नया इलेक्शन करवा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। ये आपको क्या गलतफहमी है कि इलेक्शन नहीं करा सकते? अच्छा, अगर वो नवाज शरीफ वापस, मतलब आज जो उन्होंने इजलास किया उसमें उन्होंने कहा कि अच्छा मरियम आएगी फिर मुझे अगर अंदर कर देंगे, अब तो यही किया ना आज, एक यही वाली बात थी। आज उन्होंने मुर्गे मुसल्लम पे और पायों पे जो गुफ्तगू की अच्छा है, अच्छा खुशबू खान, वो ये की है कि हमारा आइंदा उन्होंने कभी पार्टी नहीं याद की। अच्छा आज पार्टी याद आ गई और कई चीजें आज रात में याद आ गई। क्या ये वो मौका आ गया है कि अगर नए इलेक्शन हो तो जो मौजूदा नताइज हैं इंतखाबात के, ये तब्दील हो जाएं, यानी तहरीक इंसाफ की पोजीशन इससे फर्क हो जाए, पीपल्स पार्टी की फर्क? देखिए बड़ी खुली बात वो मौका आ गया, रखना चाहते हैं अगर इमरान खान को, लेकिन उनकी राय के सामने बहुत सारी चीजें जीरो हो जाती हैं, वो जीरो हो सकती हैं। बुनियादी बात यह है, मुल्क का माशी निज़ाम नहीं चल पा रहा, कुछ इनसे ऐसा नहीं बन पा रहा, कोई ऐसा नहीं, मतलब मैं चाहता हूं जरूर बने, मैं चाहता हूं तहरीक इंसाफ बनाए, लेकिन वो नहीं बन पा रहा। उसमें आपका, मेरा, नवाज शरीफ का, जरदारी का क्या कसूर है? अच्छा, जरदारी क्या कह रहे हैं? उसने कल इनकी सारी थ्योरी का जवाब में कहा कि बाहर से पैसा नहीं चाहिए, मैं लाऊंगा, यहां से मैं लाऊंगा, ये नहीं कह सकते। लिहाजा आसिफ अली जरदारी ने खुद को मुतबादिल के तौर पर पेश कर दिया। अच्छा, आसिफ जरदारी ने मुतबादिल के तौर पर भी पेश किया और एक दबाव का एक हैंडल भी दिखाया है, और जो खल्के खुदा की पॉलिटिक्स की जो इंजीनियरिंग है वो उसका एक बड़ा इंजीनियर खुद भी है, इदारे तो उससे बड़े इंजीनियर हैं। लेकिन नाज़रीन, अभी हम बात करेंगे, अभी हम एक ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आज मियां नवाज शरीफ ने जो है वो पार्टी की तंजीम नौ के ऐलान के नतीजे की गुफ्तगू के नतीजे में और फैसलों के नतीजे में मियां नवाज शरीफ क्या देख रहे हैं आइंदा। हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी ब्रेक है। वेलकम बैक नाज़रीन, आज पार्लियामेंट हाउस में मियां नवाज शरीफ गए और उन्होंने पावे खाने नहीं गए। अच्छा, वैसे खुशबू खान, आप तो उनके जाती दोस्तों में से हैं। मियां नवाज शरीफ खुद पाए नहीं खाते, वो खिलाते हैं लोग बड़े शौक से। अच्छा, डिटेक्ट कर दिए थे। अच्छा, एक तो उसमें उन्होंने जो है वो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन की बात की और एक लफ्ज सामने आया, तंजीम नौ। वो पार्टी की जो मौजूदा तंजीम है इसको वो डाउट की नजर से देखते हैं कि जब उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई कि वो एक एग्रेशन के साथ पंजाब में आके, इससे पहले कभी पार्टी का नाम लिया उन्होंने? इससे पहले कभी पार्टी की तंजीमें नौ की उन्होंने? हाँ, इससे पहले उन्होंने कहा मेरी देखिए अब भी क्या कर रहे हैं, मेरी अदम मौजूदगी में मरियम नवाज मामलात को देखेगी, ये नहीं कह रहे शहबाज शरीफ देखेंगे। नहीं, वो यही तो वो तंजीम नौ की बात कर रहे हैं, वो एक नई पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं और वो पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि मियां शहबाज शरीफ पार्टी नहीं है? नहीं, वो अब वो पार्टी तंजीम नौ की बात है, मैं तो उनकी लफ्जों को ट्रांसलेट कर रहा हूं जो उन्होंने अदा किए हैं। अब उसमें मरियम जो है, अगर उसको मैंने कहा था पहले हिस्से में कि मियां शहबाज शरीफ हो सकता है क्लीन होके निकल जाए, तो मियां शहबाज शरीफ उसको रोकने गए थे। जो मुस्लिम लीग नून को अगले पीरियड के लिए, आइंदा सालों के लिए जो पार्टी चाहिए वो एक नई पार्टी चाहिए। पुरानी पार्टी जो है वो मियां नवाज शरीफ के काम नहीं आई, और मियां नवाज शरीफ ने जो अपनी प्लानिंग की थी, एक पॉलिटिकल माइंड अप्लाई किया था कि वो आएंगे और दमादम मस्त कलंदर होगा और इदारों को मजबूर कर देंगे और एक रेफरेंडम हो जाएगा अदलिया के खिलाफ और इदारों के खिलाफ और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। तो जीता कौन? हार गए ना, वो
वो हार गए। उन्होंने आज उन्होंने आज जो कुछ कहा है वो हारे हुए नवाज शरीफ नया रास्ता दे रहे हैं, लेकिन वो जीतने के लिए कर रहे हैं। मैं ये भी कह रहा हूं आपको, अगर वो पार्टी को तंजीम 9 दे देते हैं, और जो एहसन इकबाल साहब को जो जिम्मेदारी लगाई है, एहसन इकबाल जो है वो एहसन इकबाल शहबाज शरीफ को हटा देंगे। नहीं, एहसन इकबाल जो है वो इस्लामी जमीयत तुलबा के पुराने कारीगरों में से हैं, और इनकी वालदा जो है वो मियाँ, यार उसको छोड़ो ना, आप मेरे सवाल का जवाब दें। हाँ। मियाँ शहबाज शरीफ को हटा देंगे। और मियाँ शहबाज शरीफ को नहीं हटाने की ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पार्टी को की तंजीम साजी ऐसी करेंगे, वो पार्टी की बुनत ऐसी करेंगे जैसा मियाँ नवाज शरीफ कहेगा, और उसको कमांड करेगी मरियम नवाज। और मरियम नवाज एक नए स्लोगन के साथ, एक नई पॉलिसी के साथ, एक नए एग्रेशन के साथ वो सामने आएंगे, और वो फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट या कोई और नारा देंगे, और फिर वो पीटीआई को पंजाब से निकालने का एक नया पॉलिसी आएगी। अब उनके जहन में टोटल क्या है? पीटीआई कौन आएगा इधर? अगर वो निकालेंगे, एक नया लीडर पैदा होगा पंजाब का, और उसका नाम है चौधरी परवेज इलाही। ये आज लिख लो, कहीं खबर है, मेरी मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, तजिया है कि मियाँ नवाज शरीफ अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। अगर वो कुछ और करेगा तो चौधरी परवेज इलाही और मुस्लिम लीग ये पंजाब संभाल लेंगे, इनके हाथ नहीं आए। देखो, बात यह है कि नकाराए वो आवाज खल्क को नकाराए खुदा समझो, और जो अवाम की आवाज होती है ना, उसी को एस्टेब्लिशमेंट ने टो करना होता है, उसी के तहत सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होनी होती है, उसी के साथ सारा काम की बात हो रही है। परवेज इलाही साहब जो है वो इस वक्त जो है, आपको वक्त बता देगा ये नहीं, मैंने सही कहा था या गलत कहा? हर काम इदारों की मर्जी से नहीं हो सकता खुशनूर अली खान। कुछ लोग मैं आपकी इस बात से भी इत्तेफाक करता हूं। मैंने आपको कहा थोड़ा देर सब्र करें, फिर देखें। पंजाब की चूंकि बात हो रही है ना, हम पंजाब की बात करें। बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो पंजाब के हवाले से बीबीसी पंजाबी जुबान की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि मशरकी पंजाब की जो असम्बली है उसने जुमे के दिन एक करारदाद पास की। उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा यह है कि पाकिस्तान करतारपुर वाला हिस्सा जो है वो इंडिया को दे दे, और इंडिया से इसके बदले में जगह ले ले। खुशनूर अली खान, ये बहुत पुरानी। और दूसरा ऐसा नहीं बताना, दूसरा ये बहुत अच्छा हुआ है जो करतारपुर खुल गया। अब हाँ, वो बात करें इस पर। अच्छा नाज़िम, एक छोटी सी नाज़िम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। इसी करतारपुर के इशू को एनालाइज करेंगे कि ये एक दिन का मामला नहीं है और इतनी सादा बात भी नहीं है। हमारे साथ रहिएगा। मुतालबा था, और ये हुआ ये था कि गुरदासपुर जो था वो मुस्लिम अक्सरियत था, उसे पाकिस्तान में शामिल होना था। वो सिर्फ इसलिए हिंदुस्तान के साथ चला गया कि कश्मीर को जाने वाला वो वाहिद रास्ता था, और कश्मीर पाकिस्तान में शामिल नहीं हुआ। तो अगर कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ रहना था तो गुरदासपुर को उधर होना था। लेकिन बात यह है खुशनूर अली खान कि इसके बदले हमें कश्मीर भी कबूल नहीं है। ये जो खित्ता है ये हमारी सिखों के अंदर 1969 में भी आई थी ये तजवीज़। अगर 71 की जंग ना होती तो ये हो जाता। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक रिहायशी स्कीम को उधर एक्सटेंड करना मतलूब था। ये होने लगा था, अल्लाह ने किया, बच गया। 1971 की जंग हो गई। अब मेरा सवाल यह है कि सिख जो है वैसे हमारे भाई हैं, पर मैं एक बात पूरे इंडिया से पूछता हूं, ये मरकजी हुकूमत ने फैसला करना है, पंजाब ने। आप हमें लाल किला और शाही मस्जिद देने को तैयार, इसके बदले में एक सेकंड आप हमें दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी देने को तैयार हैं। आप हमें हजरत निज़ामुद्दीन औलिया देने को तैयार हैं। आप हजरत साबिर कलियर की दरगाह देने को तैयार हैं। आप जनाब मुजद्दद अल-अफ़सानी हमें देने को तैयार हैं। आप जनाब अमीर खुसरो हमारे साथ। ये मैं जब चलूँगा ये किसी दीवाने की बढ़त हो सकती है, तजवीज़ तो हो सकती है। हम पाकिस्तान का एक इंच किसी को नहीं देंगे और नहीं लेने देंगे, और ये फैसला भी नहीं करने देंगे। हाँ,
और खास तौर पे ये जो करतारपुर है, करतारपुर ये हमारी खुशकिस्मती है कि करतारपुर हमारे पास आया। हम इससे बिलियंस कमा भी सकते हैं, हम इससे गुडविल भी कमा सकते हैं। हमने जो फैसला किया, सिखों ने पहले तो ये कहा ना कि ये बहुत अच्छा था, अब इंडिया इस पे क्यों जल गया है, अब ऐसी तजवीजें क्यों लाता है वो। सानू याद ना कराओ बात यह लाल है, किला ते शाही मस्जिद। नहीं लाल किला खुशनुद अली खान जो इस वक्त हिंदुस्तान में भी 20 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, वो मुसलमान रहते हैं, उनका भी तो बात यह है कि हमारा तो ख्वाब है भाई, हमारा ख्वाब है। पाकिस्तानी जो शावनिस्ट हैं, मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए कहता हूं कि हमारा ख्वाब है लाल किला, शाही मस्जिद, हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह। कल तो आप कहेंगे मैं कि ननकाना साहब भी दे दो, हसन अब्दाल भी दे दो, इसको जरा और तरह से सोचो। दूसरी बात यह है कि करतारपुर बज़ाहिर जो है वो बॉर्डर का छोटा सा हिस्से के साथ है, मामूली सा टुकड़ा, लेकिन नहीं, वो पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक एसेट भी है। यस, वो एक ऐसा स्ट्रेटेजिक अब एसेट आए है। आप असल पर कि वो बहुत बड़ा एसेट है हमारा, अच्छा, बहुत बड़ा। अच्छा, फौजी जुबान में बात नहीं करें तो आपकी बात ही समझ में नहीं आती। हाँ ऐसे है, ऐसे है। बात सीजन जो है वो मुझे समझ नहीं आती। आप फौजी जुबान की बात किए तो कश्मीर चलें। कश्मीर में 14 कश्मीरी मार दिए हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? वो जाना चाहते हैं इंडियन फौज के हेडक्वार्टर की तरफ मार्च करना चाहते हैं। और इंडियन जो आर्मी है उसके सरबराह ने एक इंटरव्यू दिया है कि गोली लाठी बम वाले को, गोली और बम वाले को ये सुन ले, दहशतगर्द कहते हैं। जी सुनाएं। अगर हमारे पास रावत साहब का वो पीस है, नहीं इनके पास वो पूरा अच्छा पीस नहीं। चले, अच्छा, उसको छोड़े। रावत ने कहा है, बात यह है, रावत कहता है कि पत्थरों वाले जो हैं, जो पत्थर फेंकते हैं उनपे, हमें जवाब में गोली चलानी पड़ती है। हमारे पास इसको कहते हैं कि ये गलत है। आप जो एक्सट्रीम की बात करें, खुदा की कसम ये चला जाएगा आपके हाथ से और आप देखते रह जाएंगे। और कश्मीर ऐसे जाएगा जैसे रेत जाती है हाथ से, ऐसे मुट्ठी बांधो तो रेत चली जाती है। अब कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को हम भी नहीं रोक सकते। वो इंडिपेंडेंट, यानी इंडिपेंडेंट से मुराद ये है उसने अलग होना है और पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, हमारी शहरक बनना। खुशनुद अली खान, बात यह है कि ये 70 साल का हमारा ख्वाब है और इतनी कुर्बानियां कश्मीरियों ने दे दी हैं। अच्छी कौमें जो हैं उनके ख्वाब होते हैं, उसके 70 साल नहीं 700 साल भी लगे, ख्वाब पूरे हो जाते हैं, ख्वाब की ताबीर हो जाती है। लेकिन भाई बात यह है कि दो सूरतें हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, हम जंग से ले लें या मज़ाकरात से ले लें। तो हमने, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो यही उनसे कह रहा है कि हम जंग से, कि आप मतलब ये कह रहा है कि जंग से नहीं लेंगे हम। एक और बात बताऊं, जंग हमारी मर्जी से होनी है, जंग तो उनकी मर्जी से होती है भाई। हमेशा जंग किसी वो करते हैं फॉरवर्ड, वो करते हैं बहुत। मतलब अभी जो रावत साहब है वो पत्थर को हथियार कह रहे हैं और बम जैसा और गोलियों जैसा और दहशतगर्दों जैसा। भाई बात यह है कि जंग जो है, पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, इनके दरमियान अगर जंग हुई तो दोनों हार जाएंगे। और कोई मुल्क जो है वो हारने के लिए जंग नहीं लड़ता, यकीनन हार जाएंगे, दोनों हार जाएंगे और पूरी दुनिया में एक मजाक बन जाएंगे। और ये पॉसिबल नहीं है। इसका सोल्यूशन जो है वो सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन आया है। मुसलमान तो दुनिया के और हिस्सों में है, हिंदू सिर्फ वहां है। भाई बात यह है कि मैं, आप मेरी बात समझ गए हैं? नहीं, मैं आपकी बात नहीं समझा। आपकी अगर जुबान जो इंडिया है और ना, पाकिस्तान जो है हाँ, दोनों मैं ठीक है, एटमा में इस्तेमाल हो गया। हाँ, मुसलमान सऊदी अरब में भी है, कतर में भी है, अबू धाबी में भी है। मुसलमान यार, मैं पाकिस्तानी हूं। अगर अफगानिस्तान मुझ पे हमला करे तो मैं लानत भेजता हूं और मैं हमला करूंगा, जवाब दूंगा। सऊदी अरब भी हमला करे तो जवाब दूंगा। मैं पाकिस्तानी हूं, मैं पहले पाकिस्तानी हूं और पाकिस्तान को बचाना जो है। बात समझ नहीं आई, मुझे समझ में आई आपकी बात। आप पाकिस्तान को खत्म हो जाएंगे, हम बतौर मुसलमान हम फिर नहीं कहीं खत्म मौजूद होंगे। यार ये हम बेवकूफों की ये बड़ा, जंग नहीं, हम ये बेवकूफों, आप कहो भाई, वो मेरे जैसे लोग ये जो जंग हैं, नहीं लड़नी। उन्होंने ही इसको कायम रखना है। उनकी जो थ्योरी है, उनकी थ्योरी के मुकाबले में हमारे पास बड़ी थ्योरी। देखो मेरी एक बात सुनो, जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान का एक फौजी
चीफ ऑफ आर्मी अच्छा, स्टाफ आप था। मुझे कहीं और ले जा रहे नहीं, हो, बात करने हैं मुझे जरा इस पे बात आने दे जी। कि जो जनरल मुशर्रफ ने तजवीज़ दी थी और जो वाजपेयी साहब ने कहा कि हम कश्मीर के इशू पे पहुंच गए थे, फिर मनमोहन सिंह ने तो कहा रोका किसने था? है किसने रोका था? वो हालात ऐसे आ गए, जबर आ गए। हालात ऐसे कैसे आ अब गए? फिर कहां से आए? अब फिर इमरान खान ने कहा कहां से आए? अब इमरान खान ने कहा इमरान खान ने कहा है, सामने कहा है, मोदी को कहा है, कह रहा है, उसकी सुने तो सही। वो तो पत्थर को कह रहे हैं, पत्थर वालों को मारना हमने। लेकिन अगर अभी भी ये भाई ने हत्या, और क्या करें? पत्थर ही मारेंगे ना। अगर ये कोई फलस्तीनी भी यही कर रहे हैं, कश्मीरी भी यही कर रहे हैं। अगर ये कोई दरमियान का हल निकाल ले, अगर ये कोई सुलह सफाई के साथ, जिस तरह दुनिया में आयरलैंड का हल निकला है, तो वो तो होना है, आज नहीं तो कल होना है। हाँ, तो वो हल जो है वही हल है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। और अब हम एक ऐसी जगह फंस गए हैं हिस्ट्री में आके, तारीख में आके। अच्छा, हम जरा एक और तरफ जाना चाहते हैं। ये जो हनीफ अब्बासी की बेटी वाला मामला हुआ है, हाँ, पिंडी के अस्पताल में, बेनज़ीर में, और नियाजी साहब जो वहाँ के एमएस है उनकी, और राजा बशारत की, पहले जरा सुन लें गुफ्तगू, हाँ, फिर इस पे बात मेरा ख्याल पहले हम ब्रेक ले लें जी बोलिए। और ब्रेक के बाद हम आएंगे कि रावलपिंडी में हनीफ अब्बासी की बेटी के डॉक्टर बेटी के तबादले के नतीजे में जो तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस की शक्ल नजर आई है, उस पर हम आपसे तफसील में जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी मैं नहीं सर भेज सकूंगा, आई एम सॉरी, इसलिए कि मैं बाकी बच्चियों का क्या कसूर है? वो कल सारी कहेंगे जी हमें सीएन में भेज दे। फिर कल आप भी यहाँ इस हॉस्पिटल में नहीं होंगे, आप भी सर मुझे मैं बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। नो हाउ टू टॉक टू समबडी। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा कि इमरान खान ने कौम से वादा किया और बाद में उसको बार बार रिपीट किया कि वो सियासी मुदाखलत जो है वो सरकारी महकमों में नहीं करेंगे। सरकारी महकमों में मेरिट की बुनियाद पर और कानून की बुनियाद पर जो है वो मामलात को चलाएंगे। लेकिन आपने देखा कि मेरिट की बुनियाद पर और कानून की बुनियाद पर मामलात नहीं चलाए जा रहे और राजा बशारत जो है वो सियासी मुदाखलत की बुनियाद पर चला रहे हैं। लेकिन अगर सियासी मुदाखलत जारी रही खुशनुद अली खान, तो इमरान खान का सारा इमेज और वो सारे दावे वो जो है वो इमरान खान को अगले इंतखाबात के लिए बाकी नहीं छोड़ेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? राजा बशारत ने बुरा किया, राजा बशारत ने गलत हनीफ अब्बासी की बेटी की बात करके? नहीं, वो किसका इत्तेहादिया है? वो किसका इत्तेहादिया? पीटीआई का इत्तेहादिया है ना, वो पीटीआई का इत्तेहादिया है। और हनीफ अब्बासी जेल में है। हाँ, मैं आपको बता दूं, मेरी जाती राय हनीफ अब्बासी के हक में नहीं है। हनीफ अब्बासी वफादार आदमी नहीं है, मैं कह रहा हूं, बबांगे दुआल कह रहा हूं, मुझे इसका बहुत तजर्बा। लेकिन राजा बशारत ये कह रहा है, पोठोहार जो है ना, उसकी सकाफत, रवायत, हर चीज को सामने रख के कह रहा है कि हम अपने सियासी मुखालफिन की बेटियों को निशाना बनाने का हम पे इल्जाम लगेगा, लिहाजा ये नहीं करो। जिस बच्ची ने 5 महीने सीखा है स्किन का काम, आप उसे इमरजेंसी में ला रहे हैं। और दूसरा, ये क्या दलील है? लड़कियां तो बेचारी धक्के खा रही हैं, उनके पास नौकरियां नहीं है, आप और क्यों नहीं रखते हैं? मैं कोई एमएस के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये वहां रिवाज है भाई, सियासत में एक रवादारी है। आप तो रवादारी भी कहते हैं गलत है, आप पता नहीं कहां चले गए। मैंने क्या कहा? मरियम नवाज को नहीं छेड़े, मैंने कहा कि आप फरियाल तालपुर को नहीं छेड़े, मैंने कहा आप अलीमा खान को ना लाएं। इसलिए मैंने कहा कि हमारी सियासत में इंतकाम की बू आती है जब किसी बच्ची के साथ करते। यही बात कह रहा है वो किसी, मैं तो कहता हूं वो राजा बशारत दे इस्तीफा, कि उसकी इतनी सी बात क्या कहा, उसने को कहा निकाल दो। सिर्फ ये कहा कि स्किन में है बच्ची, हम पर इल्जाम लगेगा, लोकली उसने सियासत करनी है, उसने सीट जीतनी है, उसने सारा कुछ करना है। पता नहीं आप लोग क्या गुफ्तगू करते हैं सियासत से, रवायत, रवादारी, बेटियां, माएं, बहनें, सब रिश्ते खत्म हो गए। ये कल्चर है, ये आपका कल्चर। मैंने कहा कि मैं हनीफ अब्बासी के हक में नहीं हूं, मैं बबांगे दोहल कहता हूं। सुन लो, हनीफ अब्बासी एक नंबर टंग आदमी है, लेकिन उसकी बेटी की ये प्रिविलेज है कि वो हनीफ अब्बासी की बेटी है। हनीफ अब्बासी जेल में है, आपका इस्लाम क्या कहता है, आपको वो देखना चाहिए। भाई बात यह है कि आदाब सियासत भी कोई चीज होते हैं। आदाब सियासत ये है कि लोगों की माँ बहनों बेटियों की बेइज्जती करो, नहीं ये है। भाई आप इसी को कह रहे हैं ना, आप अलीमा खान को लाए, आपने जोरी लगा दिया, आप फरियाल तारपुर के, आप
जितनी बेइज्जती कर सकते थे आपने की, मरियम की जितनी बेइज्जती आप कर सकते थे। क्या क्या रवायत है यार? भाई बात यह है कि पाकिस्तान में एक आइन है, आप पाकिस्तान में वो करने जा कानून रहे है। हो जो इस मुल्क को तबाह कर देगा। कोई रवायत भी आप कायम नहीं रहेंगे। रवायत, सकाफत, पोठोहार की सकाफत है, लेकिन एक दूसरे से लड़ते हैं, ओहो, शादी गमी पर इकट्ठे होते हैं। पोठोहार पूरा पाकिस्तान नहीं है। कानून कानून कानून, ज़ाब्ते, इसको संभाल आइन। के रखना, भाई इसको संभाल के रखना। आप मुल्क को जिस तरफ भेज रहे हैं ना, वो आप बहुत जल्द आपको अंदाजा हो जाएगा आपने क्या किया था। भाई बात यह है कि जमहूरियत जो है वो कानून की बालादस्ती का नाम है। कानून जो बनाया है आपने, आपको कानून किस चीज का कानून यार? एक डॉक्टर है, उस जैसी 10 और डॉक्टरों की 40 और उसने 5 महीने काम किया स्किन डिपार्टमेंट में। आप उसको रहने दें यार, वहां वो स्पेशलिस्ट बनती है, बनने दो यार। भाई बात सुन ले, पाकिस्तान की लाखों, ये रवायत नहीं है, जरा सुन लो मेरी बात। ये वाली बात मेरी नहीं बात कहना सुन लो, चाहता। मेरी बात सुन लो। उसके नाम के साथ क्या लगा हुआ है? किसके नाम के साथ? अब्बासी, MS के नियाजी, वो नवाज शरीफ का, इमरान खान का रिश्तेदार है। ओ भाई, इमरान खान का रिश्तेदार हो या ना हो। सवाल पूछा था, अब आपने खुद एलेबोरेट कर दिया। देखें, ऐसे नहीं करें। इस मुल्क में कुछ रहने दें, जात बिरादरी खान बहुत आपको अंदाजा नहीं कि अगर कोई बंदा बिरादरी वाला हो ना, तो वो शायद और तरह सोचता है और लोग सोचते हैं। आप इस मुल्क का सिस्टम तोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं ये मेरिट है। भाई रहने दो। हनीफ अब्बासी की बेटी ने अब क्या किया? इस्तीफा दे दिया, आपके मुंह पे उठा के मारा उसने चीज, ये तुम्हारी नौकरी। बस यही चाहते थे, यही तुम्हारा बात चलता था। बस सुन लो भाई, कम से कम नहीं लाखों डॉक्टर बेटियां और बेटे जो हैं वो इन अस्पतालों में रुल रहे हैं और मेरिट पे फैसला नहीं हो रहा। आप और मैं बहस करते रहे, चुप क्यों होगा? हनीफ अब्बासी की बेटी का हो जाए, जो है सिर्फ नून वालों की बेटियों नहीं, को किसी का भी नहीं होना चाहिए, पीपल्स पार्टी किसी का ना हो, नहीं किसी का ना हो। गलत बात है। मैं तो इमरान खान हर की डॉक्टर बहन को भी जब बुलाया, मैं अब उसमें से क्या निकाला? हर डॉक्टर बेटी, उसमें से क्या निकाला आपने? 2 करोड़ कुछ वो लेना था, ले लेते आप। मैं कुछ और आप ले लेते। खान मैं कुछ और कह रहा हूं। आप हमेशा ही कुछ मैं और ये कहते कह रहा हूं कि यहाँ आपने बुनियादी तौर पर इस मुल्क का एक सिस्टम तोड़ दिया, आपने रवायात तोड़ दी और आप इसमें बड़ा फख्र से कह रहे। अगर कोई भी कहता मैं उसको, अच्छा आप बात सुन ले मेरी भाई। बात यह है कि लाखों डॉक्टर बेटियां जो हैं उन्हें मर्जी की पोस्टिंग नहीं मिलती, मर्जी का डिपार्टमेंट नहीं मिलता, तो वो तो धांधली होती है। वो डॉक्टर है, 4 कदमों पे स्किन है, वो ये कह रहा है कि यार सारी चाहती है। वो हनीफ अब्बासी की बेटी है, हम पे इल्जाम लगेगा। मैंने आपको कहा है मैं हनीफ अब्बासी के बारे में कुछ और तरह सोचता हूं, लेकिन मैं बेटी के बारे में मैं ये बेटी हो, देखो बेटी हो या बेटा हो, जो जॉब है वो मेरिट पे फैसला होनी चाहिए। तो क्या जॉब दिया? तो कानून की बात करता है। आपकी जॉब छोड़ दी उसने, बस यही कर सकते थे। उसके लिए आपने कितना बड़ा इशू बना दिया। आप तो सोचते ही नहीं है कि आपके साथ होने वाला क्या है। खुशनूर खान मेरी बात सुन ले। आप लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, यहाँ पर लाखों की तादाद में बच्चों ने क्या कह रहे हो? MBBS किया हुआ है। भाई 6 कदम के फासले पर है स्किन डिपार्टमेंट। वो क्या कह रहा है कि किसी और को लगा दें, हम पर इल्जाम लगेगा। राजा बशारत ने तो बहुत बड़ी बात की है, बहू बेटियों बहनों माओं वाली बात की है, मेरे वाली बात की है। क्या कर रहे हो इस मुल्क में? क्या करना चाहते हो? अगर वो सलीके की बात होती तो वो सलीके की है। आपको समझ आएगी वक्त के साथ कि आपने इस मुल्क का कोई सलीका नहीं रहने दिया, कोई रस्म नहीं रहने दी, कोई रिवाज नहीं रहने दिया, कोई रिवायत नहीं रहने दी। यही हो रहा है यहाँ पर कि एक जिसके हाथ में ताकत है, जिसके पास अख्तियार है, क्या ताकत? अपनी बेटी का अपनी मर्जी से क्या ताकत ट्रांसफर करवाता है, मर्जी से करता फिरता था। वो जेल में है, खत्म हो गया। उसकी तस्वीर नवाज शरीफ के साथ छपती है, मारा जाता है, कहीं छुप कर बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा। उसको क्या करना? और कैदी तो बना लिया। खुशनूर खान बात यह है कि बच्चे, अब मेरी बात उसको आपने कैदी बना दिया। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। बेटी को आपने नौकरी से फारिग, मैं ये नहीं कह रहा। उसने आपका एहसान नहीं लिया। आपने जिसके लिए इतना बड़ा काम किया, उसने कहा ये पड़ी है नौकरी। खुशनूर खान आपकी हुकूमत बड़ी हो गई, मैं ये कह रहा, आपका मेरिट कायम हो गया। मैं कुछ और मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में बच्चे जो हैं वो बड़ी मेहनत करने के बाद, बड़ी मुशक्कत करने के बाद और नंबर लेने के बाद डॉक्टर बनते हैं। जो कुछ हुआ खातून के साथ, जिस तरह उसे लोगों ने गिरा के मारा, इस मुल्क में कोई रवायत हो? मरी में अगर रवायत होती
किसी बेटी को सामने गिरा के मारते, उसके बच्चों के सामने। हाँ। खत्म हो गया आजम रशीद, खत्म हो गया। हाँ, ये खत्म हो गया इस मुल्क की रवायात, मैं आपके साथ- खत्म हो गया सब कुछ, मैं आपके खत्म हो गया। मैं आपके साथ हूं। और ये जो है इस पे आप कहते हैं जी वज़ीर आला ने वो ले लिया और फलां ले लिया। इस पे जो है, और ये सिर्फ मरी की बात नहीं है, ये दूसरे सियाती मुकामात पर भी जो है वो सयाहों के साथ और जो पाकिस्तान से लोग जाते हैं उनके साथ ज्यादती होती है। इसको कोई कानून बना के, तरीका बना के वहां सिर्फ बचाएं। औरत और शराब तलाश कर रही होती है, मैं आपको बताऊं। और ये इमरान खान को पाबंदी लगा देनी चाहिए। पर अग्रेसिव आदमी है, क्या आइंदा पुलिस ये ना पूछे क्या रिश्ता है तेरा इस मर्द के साथ। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अब इजाजत दीजिए अंजुम रशीद को, खुशनूद अली खान को और DNA की पूरी टीम को।